अच्छा जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी से। दोबारा से समझ ले, वन गियर पीछे जा रहे हैं, लेकिन एक लिहाज से कुछ बेसिक्स हैं इसमें जो हम यहाँ देखेंगे। सो एक्टिवेशन एनर्जी, आप ये सारे जानते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज required to convert reacting complex into an unstable activated complex, जिससे जिसकी दो स्टेट्स हो सकती हैं। ट्रांजिशन स्टेट भी हो सकती है या इंटरमीडिएट हो सकता है। आपको ये पता है कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या फ़र्क है। किसी भी रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस को एक्टिवेटेड स्टेट में यानी इंटरमीडिएट की स्टेट में या ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। सही है। किसी भी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में जब तक ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। हम ये कहते हैं कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दैट does not represent a true complex or true molecule. It is a somewhat you can say that imaginary state है, या in case of intermediate you can isolate that complex या activated complex को आप अगर वो इंटरमीडिएट है यानी स्टेबल है तो आइसोलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप आइसोलेट नहीं कर सकते। यू कैन टेक इट एज एन इमेजिनरी लाइफ, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल। दूसरी चीज ये होती है कि ये जितने जो जो इंटरमीडिएट हैं या ट्रांजिशन स्टेट है, इनकी जो लाइफ है वो इंतहाई शॉर्ट है। सही है। अगर लाइफ थोड़ी सी बेहतर है तो आप आइसोलेट कर सकते हैं, वरना आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। दे आर अनस्टेबल, so they ultimately converted into a final product। अगर हम इसको जनरली फॉर्मुलेशन में हम फॉर्म में देखें तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स वुड बी इक्वल टू अ एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ना कोई भी कॉम्प्लेक्स ए कॉम्प्लेक्स है एंड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू द प्रोडक्ट। तो जब वो प्रोडक्ट में जाने लगेगा तो वो इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट में से गुजरेगा, और इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स स्टेट का मतलब ये है कि विद टाइम दिस y एक्सिस इज एनर्जी। इस पे आ गए हैं हम, तो इस पे आते हैं। अगर हम इसको ना ड्रॉ करें तो हम कहते हैं x एक्सिस पे टाइम है, दिस इज टाइम। ठीक है। और y एक्सिस पे एनर्जी है। तो ये याद रखें कि जो एक्टिवेटेड जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स है से उसकी एनर्जी ये थी, दिस इज रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स ए, और इसने एक एनर्जी गेन की एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, राइट। इसकी एनर्जी ये है, राइट। और ये कन्वर्ट हो गया है ए स्टार में। ए स्टार इज एनी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मे बी इंटरमीडिएट, मे बी ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेशन एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ दीज टू स्टेट्स। ठीक है। इस स्टेट को हम, इस डिफरेंस को क्या कह रहे हैं? एक्टिवेशन एनर्जी कह रहे हैं। जब तक ये नहीं होगी कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। ये एक मेन डेफिनेशन आ गया एक्टिवेशन एनर्जी। नंबर 2 जो है वो है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं चेंज इन क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी व्हेन रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स इज चेंज्ड इनटू एन इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। यानी अब हम क्रिस्टल फील्ड की डेफिनेशन में आ गए हैं कि अगर क्रिस्टल फील्ड एनर्जी जो होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसको हम ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हमने पढ़ी थी पिछले सेमेस्टर में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी और क्रिस्टल फील्ड जो आप कहते हैं स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का नाम दे रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर हम इसको यहाँ स्टडी करें तो सेम यही चीज है, सिर्फ ये है कि यहाँ हम नॉर्मल एनर्जी की बात कर रहे थे, ग्राउंड एनर्जी की, और ये एक्साइटेड एनर्जी है इन एक्टिवेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी,
और इस एक्टिवेटेड स्टेट की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के अंदर जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज एक्चुअली क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ये डिफरेंस क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। सो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी को अगर हम कैलकुलेट करें तो इट्स वैल्यू इज नेगेटिव, जीरो और वेरी, ठीक है। जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हें उनके लिए याद रखें कि ये जो एनर्जी है वो लेस एनर्जी चाहिए बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिएक्टिव, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम ये कह सकते हैं इफ द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज हाई, तो जो रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं उन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए टू कन्वर्ट इनटू द आप क्या कह सकते हैं इंटरमीडिएट। सेम वही एक्टिवेशन एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब वही लाइबिलिटी एंड octahedral complexes की liability and inertness on the basis of crystal field stabilization energy या crystal field splitting। So हम कहते हैं कि octahedral complexes जितने भी हैं उनके अंदर जो ligand substitution reaction है, ठीक है, वो जनरली प्रोसीड हो सकता है दो मेथडोलॉजी से, दो मैकेनिज्म से, SN1 मैकेनिज्म या SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। अगर आप लाइबिलिटी और इनर्टनेस को ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की बेस पर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहली चीज ये कैलकुलेट करनी होगी क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ठीक है। वेरियस डी फिलिंग आयंस यानी जिनमें डी ऑर्बिटल फिल हो रहा है उनमें क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे एंड यू गेट द आइडिया कि ये इन लाइबल कॉम्प्लेक्सेस है या इनर्ट कॉम्प्लेक्स है। अगर आपके पास क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव या जीरो आए तो इसका मतलब यह है कि कॉम्प्लेक्स लायबल है, और अगर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव आए तो कॉम्प्लेक्स इसका मतलब लो रिएक्टिव, स्लो टू रिएक्टिव है, यानी हम क्या कह रहे हैं, इट वुड बी इनर्ट कॉम्प्लेक्स। सो हम SN1 मैकेनिज्म को पहले अप्लाई करते हैं और फिर हम उस पर देखते हैं। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वैल्यू ऑफ crystal field activation energy आपको बहुत सारी बताएंगे। If it is negative or zero, complex is liable. If value is positive, complex is inert. ठीक है, सो आपका complex inert हो जाएगा, ठीक है। सो SN1 complex की हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। इस मैकेनिज्म में हम कहते हैं कि ligand substitution reaction of high spin और low spin octahedral complexes जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकता है, ठीक है, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर प्लेनर इंटरमीडिएट, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर एक कम हो रहा है। अच्छा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 1 कम हो तो ये कौन सा मैकेनिज्म होगा, एसोसिएटेड, डिसोसिएटिव या इंटरचेंजेबल? कौन जवाब देगा? Dissociative. Good. So, for example, there is any octahedral complex जिसमें coordination नंबर 6 है, SN1 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो आपके पास जो इंटरमीडिएट है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो गया, तो एक कम होने की वजह से इट स्क्वायर प्लेनर पिरामिड ज्योमेट्री जनरेट होगी। वो क्यों होगी वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ कि वजह क्या है। से आपका कोई कॉम्प्लेक्स था, वो ये M है और उसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी। ऑक्टाहेड्रल का मतलब है कि इस तरह की ज्योमेट्री, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर आपको पता है कि ये स्क्वायर प्लेनर है और ये ऊपर वाला जो है वो इन चार कोनों से मिलेगा, तो चार ये बन जाएंगे एंड ये बन गया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो बात अहम है वो ये है कि ये जब कन्वर्ट हुआ SN1 मैकेनिज्म के थ्रू तो आपने ये देखा कि इसका ये वाले जो बॉन्ड है ना, ये एक या ये नीचे वाला, ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो मैं नीचे वाला रिमूव कर देता हूँ से ये वाले,
और मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। तो अब अगर आप देखें तो ये स्क्वायर प्लेनर है, ठीक है, और ये क्या है, pyramidal, ऊपर pyramid बना हुआ है, तो स्क्वायर pyramidal ज्योमेट्री आपके पास जनरेट होगी। ठीक। So crystal field value of high spin or low spin octahedral complexes will ligand substitution reaction में through SN1 mechanism जाएंगे। So हम अगर इसको देखना चाहें तो हम कहते हैं कि अब होगा ये कि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ स्क्वायर pyramidal इंटरमीडिएट माइनस crystal field stabilization energy of d ion in high spin और low spin octahedral complex। यानी आपके पास ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है दैट वुड बी योर क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर इसकी वैल्यू जो है क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी की आपने ऊपर पढ़ा है ज्यादा हो कम हो तो उसकी वजह से इनर्ट रिलायबल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ स्क्वायर pyramidal इंटरमीडिएट की बात करें और इस कॉम्प्लेक्स की बात करें, ठीक है, अगर आप इन्हें वी कैन पुट इनटू द इक्वेशन ऑफ दिस वन, इस इक्वेशन में तो हमें क्या मिल रहा है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। ठीक, that is actually undergoing which mechanism, SN1 mechanism. So let's have these values. Weak field and यानी high spin and low spin complexes या weak field strong field ligand के basis पर हम बात करते हैं। से आपके पास है D0 configuration, crystal field stabilization energy square planar intermediate में वो 0 है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 0 है, क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी 0 है। लेकिन जैसे D1 आया इसकी वैल्यू होगी -4.57 और इसकी वैल्यू होगी 4, तो डिफरेंस -0.57। सो इज इट अ लायबल कॉम्प्लेक्स और इनर्ट कॉम्प्लेक्स? D1 का कॉम्प्लेक्स लायबल होगा या इनर्ट होगा? लाइबल। लायबल। इसी तरह D2 में ये वैल्यू ज्यादा हो रही है, ये भी वैल्यू ज्यादा हो रही है, डिफरेंस इज मोर नेगेटिव, इट मींस क्या हो गया, लायबल। अब आप D3 में देखें -10 crystal field stabilization energy, -12 and you get a +12, it means inert, ऐसा ही है? हेलो, Yes, sir. गुड। तो with these values we can find out कि कौन inert है कौन liable है। So with this equation, ये जो ऊपर आपने टेबल देखा है, ठीक है, हम ये कहते हैं कि D1, D0, D1, D2 और D10 कन्फिग्रेशन के जितने भी हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो दे आर नेगेटिव और जीरो क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, these complexes are labeled। ठीक है, it means these complexes are forced to react with SN1 mechanism। Similarly, high spin complexes of D4, D5, D6, D7 ions are also liable, they are liable। ठीक है, बट इनके लाइबिलिटी और दूसरों की लाइबिलिटी में फर्क होगा। अब अगर आप चेक करें तो इसको और इसको कंपेयर करें तो आपको पता है कि दिस वन इज मोर लायबल क्योंकि इसकी वैल्यू मोर नेगेटिव है। सिंस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D7 का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें हम, ये D7 का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, it have a negative value of crystal field, these complexes are liable। इसी तरह 3 और 8 वाला, ये 8 की 2 है और D3 की भी 2 है, ठीक है। So 8 and 3 have positive value, that means these are slow to react, means they are more inert, ठीक है। So due to the decrease of crystal field activation energy, तो अगर हम order of reactivity को find out करें तो हम कहते हैं कि D3, D8 and low spin complexes of D4, D5, D6 is as, for example, सबसे ज़्यादा जो है
जो लाइबिलिटी है वो D5 की है, फिर D4 की है, फिर D8 ऑलमोस्ट इक्वल टू D3 विच इज ग्रेटर देन D6. Above discussion which shows that कि ये हमारे पास liable and inertness है. D0 fast to react, D1 fast to react. D3 it is slow to react. Why? Because इसकी जो activation energy है वो किस में है? Positive. D4 positive, slow to react. D5 positive, slow to react. D6 positive, slow to react. ठीक है. इसी तरह D8 it is slow to react. All other are fast to react. सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें. तो यू कैन फाइंड आउट विद क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी, वी कैन फाइंड आउट कि हमारे पास जो जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है या कॉम्प्लेक्स की रिएक्टिविटी है, हम उसको किस तरह से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम SN2 मैकेनिज्म में अगर हम आए तो अकॉर्डिंग टू दिस मैकेनिज्म जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, चाहे वो हाई स्पिन है या लो स्पिन है या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस may be converted to pentagonal bipyramidal. Why? Because ये जो SN2 है इसमें जो मैकेनिज्म वो फॉलो कर रहा होगा वो यानी 2 स्टेप है. तो आप ये बताइए एसोसिएटिव फॉलो करेगा या डिसोसिएटिव? जी, associative, एसोसिएटिव. दैट इज वाई उसकी एक्टिविटी जो जो आप कह सकते हैं ना कि जो ज्योमेट्री है वो टोटली चेंज हो रही है, मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जा रही है. ठीक है, सो इट्स पेंटागोनल बाइपायरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी. ठीक है. सो SN2 मैकेनिज्म जो है वो जो हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वेज के फॉर्मेशन में उसमें इंटरमीडिएट वेज फॉर्म बनेगा rather than PBP intermediate. ठीक है, since the formation of OW यानी जिसे हम octahedral wedge कह रहे हैं, intermediate requires less energy than the formation of PBP intermediate. Thus हम ये कहते हैं crystal field activation energy of low and high and low spin complexes वो SN2 mechanism के थ्रू जा रहे हैं. तो आप ये देखें crystal field octahedral wedge intermediate minus crystal field stabilization energy of these complexes will be your activation energy, crystal field activation energy, and the formula is same कि वो वैल्यू नेगेटिव में होगी तो लाइबल और उसमें होगी अगर पॉजिटिव में होगी तो इनर्टनेस. ठीक है. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये हमारे पास पूरा टेबल आ गया जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज की हाई स्पिन लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आ गए. So with this value we can say that complex 0, D0, D1, D2, D9, D10 ये लाइबल हैं क्योंकि इनकी वैल्यू नेगेटिव या जीरो है. और जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं D4, D5, D10, D6, D7 आइंस की they are liable. So low spin complexes D4 and D7 are also liable. ठीक है. इसी तरह complexes of D3 and D8 ions are slow to react. क्यों स्लो टू रिएक्ट है? क्योंकि क्रिस्टल फील्ड एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू पॉजिटिव है एंड सो ऑन. ठीक है. तो ऑर्डर ये बनता है. ठीक है. इसका D5 is almost equal to D8 almost equal to D3 which is greater than D6. तो हम इसको अगर आप समराइज करें तो अगेन D3, D5, D6 और D8 दे आर इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है, ये इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस बनाएंगे. ठीक. सो दोनों टेबल से हमें ये पता चल रहा है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ D3 और D8 और लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस D5 और D6 और इनर्ट, बेशक वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करें या SN2 मैकेनिज्म फॉलो करें. इसी तरह D0, 1, 2, 9 और D10 और high spin complexes of D4, 5 and 6 and 7 they are liable whether ये इनमें से whatever be the mechanism of the reaction यानी SN1 SN2 जो मर्जी फॉलो करें. ये एक जनरलाइज्ड पैटर्न बन गया. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई क्वेश्चन?
कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं जी एसिड हाइड्रोलिसिस इक्वेशन रिएक्शंस की तरफ हम आते हैं, फिर हम इनके मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे। सो जो लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो they occur in aqueous media, जिसमें जो आपने वो वाटर एक्सचेंज रिएक्शन जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा है सेम वही चीज़ है, ठीक है। इन विच कॉम्प्लेक्स स्पीशी जो है कोऑर्डिनेटेड स्फीयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल उनको रिप्लेस करता है एंड दिस इज प्रोसेस कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलिसिस और एक्वेशन। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है Ma5L, इसमें जो L है इसको ये क्या करता है वाटर इसको सब्स्टिट्यूट कर देता है एंड यू गेट दिस कॉम्प्लेक्स एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में जो लीविंग ग्रुप है दैट इज अ लीविंग लिगेंड एंड वाटर इज अ एंटरिंग लिगेंड एंड जो लिगेंड ए है वो इज कॉल्ड इनर्ट लिगेंड। ये वाला लिगेंड जो है ये सब्स्टिट्यूट नहीं होगा बिकॉज इट इज इनर्ट, ठीक। तो यू गेट दिस प्रोडक्ट। अब हम इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करना चाहें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में तो ये जो एसिड हाइड्रोलिसिस जो जो मैकेनिज्म है या रिएक्शंस है ये दो तरह के, ये डिफरेंट टाइप के मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं। जैसे हम पहले बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म। SN1 में पहली चीज़ है डिसोसिएशन। SN1 का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा, एक डिक्रीज होगा। तो डिसोसिएशन इन द फर्स्ट स्टेप लिगेंड जो भी है वो लीव करके डिसोसिएशन होगी एंड इट इज स्लो स्टेप। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से क्या होगी, 5 होगी। इन द नेक्स्ट स्टेप एसोसिएशन होगी, डिसोसिएशन के बाद एसोसिएशन होगी एंड दिस इज वेरी फास्ट। वाटर एसोसिएट करके उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रीगेन कर रहे हैं, ज्योमेट्री भी रीगेन कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे बेस कर रही है, बेसिकली K rate of the reaction depends on the concentration of the complex. So इस reacting complex की concentration पर rate डिपेंड कर रहा है, rate equation डिपेंड कर रही है। अगर हम डिसोसिएटेड यानी SN2 मैकेनिज्म की तरफ जाएं तो एसोसिएशन पहले होगी, डिसोसिएशन बाद में होगी। तो अब एसोसिएशन इज अ स्लो स्टेप क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इस केस में क्या हो रही है, दिस इज अ स्लो स्टेप और अब डिसोसिएशन जब हो रही है तो यही ये लिगेंड, ये जो लिगेंड है ये क्या हो गया, ये लीव कर रहा है, ये लीव कर गया एंड यू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। अब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड वाटर यानी जो लिगेंड। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट k की वैल्यू k इनटू कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। वजह यह है कि वाटर यहाँ पर ये याद रखें कि जो वाटर है वो यूज हो रहा है एज ए सॉल्वेंट भी, तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है कि इट इज़ कांस्टेंट, यू कैन नॉट, ये बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगी, इट मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट। लिहाजा इसकी कंसंट्रेशन को हम इग्नोर कर देते हैं, असल में ये कॉम्प्लेक्स की कंसंट्रेशन होगी जो फॉलो करेगा। सो इससे हमें पता चला इन दोनों मैकेनिज्म से S1 से या SN2 से कि जो कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स पर डिपेंड करता है। सो रेट हाइड्रोलिसिस जो है, जो भी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो ये डिसाइड नहीं कर रहा, इट इज अनएबल टू डिसाइड कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन SN1 से होगा या SN2 से होगा, ठीक है। सो लिहाजा हमें और फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे जिससे हमें ये पता चले कि ये SN1 फॉलो कर रहा है या SN2 फॉलो कर रहा है। इन दोनों केसेस से रेट इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं, सबसे पहला फैक्टर है चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज क्या है। सो हमें ये पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हैं उनमें जैसे कोबाल्ट 3 है या दूसरी मेटल्स जो हैं, मेटलाइंस जो हैं, हम कहते हैं रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स डिक्रीज करता है विद इंक्रीज द चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स, यानी रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज हो जाएगा जब कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस सिस कॉम्प्लेक्स, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ओवरऑल चार्ज 1 है, इज 100 टाइम्स फास्टर रिएक्शन देगा
as compare faster than that of this complex। ठीक, वजह क्या है, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है 2 है, इसके ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या है 1 है, लिहाजा hydrolysis of this complex is faster than the hydrolysis of this complex। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में वाटर डालें तो फॉरन वाटर एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगा एंड यू गेट अ फास्ट रिएक्शन। ठीक, वजह चार्ज +1 है और ये जो दूसरा है इसके ऊपर चार्ज +2 है, वाटर ऐड करेंगे तो दिस रिएक्शन माइट बी वाटर एक्सचेंज रिएक्शन वुड बी वेरी वेरी स्लो। सो ऐसा क्यों हो रहा है, इससे इसलिए हो रहा है कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है। वजह क्या है, डिसोसिएटिव मैकेनिज्म फॉलो करता है, उसमें जो लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है, यहाँ हम देख लेते हैं पीछे, ये जब लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ जाती है, कॉम्प्लेक्स ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। पहले से 1 है तो अब इसके लीव करने से वो 2+ हो गए हैं, लिहाजा पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज इट इज अंडरगोइंग अ डिसोसिएटिव स्टेप फर्स्ट इन SN1। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम द मेटल आयंस। तो हम ये कहते हैं लीविंग ग्रुप लीव कर गया, पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर ज्यादा आ गया, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम कोबाल्ट आयन कि जो लीविंग ग्रुप है वो लीव कर सके। ठीक है, वजह यह है कि जो कोबाल्ट है उसके ऊपर +3 ऑलरेडी है, से +3 ऑलरेडी है, अब उसके ऊपर पॉजिटिव वैल्यू जो है वो ऑलरेडी ज्यादा है, वो अपने लिगेंड्स को स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसने रखा हुआ है। अब अगर वो लीविंग ग्रुप लीव करता है तो उसके नतीजे में और पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर जनरेट होगी, तो ये कॉम्प्लेक्स अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करना चाहता, इसलिए वो अपना लिगेंड लूज नहीं करेगा और रिएक्शन SN1 नहीं होगा। अगर आपकी हाइड्रोलिसिस जो है वो SN2 के थ्रू हो रही है तो रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस विल रिमेन अनचेंज्ड। वजह क्या है कि जो आपका जो the rate of will remain unchanged will increase or decrease in the charge of the complex। वजह कि वहाँ एसोसिएशन पहले हो रही है, डिसोसिएशन बाद में हो रही है, तो उसके ऊपर खास फर्क नहीं पड़ेगा। That is why charge on the complex is very important to decide SN1 होगा या SN2 होगा। समझ आई ये बात?